Geography, Chapter 4, Air. Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. Our Earth is surrounded by हमारी पृथ्वी चारों ओर a huge blanket of air से ढकी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ऑल लिविंग बींग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर. प्रत्येक जीवित को डिपेंड करना पड़ता है उसके एटमॉस्फेयर पे जहाँ वो रह रहा है. इट प्रोवाइड अस, और ये एटमॉस्फेयर हमें देता है एयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, और ये हमें बचाता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज. सन की जो किरणें होती है जो हमारे ऊपर बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट कर सकती है उससे भी. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, इसके बिना वी वुड बी बेक्ड, अगर हम पूरे पक जाएंगे अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. गर्मी के दिनों पे हम पूरे तरह से बेक हो जाएंगे और रात्रि में इतनी ठंड होती है कि हम पूरे फ्रोज़न हो जाएंगे, मतलब पूरा जम जाएंगे. So it is this mass of air that has made of temperature on the earth livable. ये एक mass of air है, ऐसी है कि जो बनी हुई है टेम्परेचर ऑफ अर्थ जीवित रहने के लिए. जो अर्थ पर हमें टेम्परेचर चाहिए उसके हिसाब से ये एयर है. Composition of the atmosphere. Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? क्या आप जानते हो जो एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं और जो हम सांस लेते समय जो एयर इन आउट करते हैं एक्चुअली वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैस है जो बल्क एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी. ये जो गैसेस है ये हमें कम मात्रा में मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. इसके अलावा बहुत सारे गैसेस और डस्ट पार्टिकल भी मिलते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हवाओं में. The pie chart give you the percentage of different constituents of air. Nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale but the plant need nitrogen for their survival. नाइट्रोजन ये बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है. When we inhale and take some amount of nitrogen, जब भी हम सांस लेते हैं हमारे अंदर नाइट्रोजन जाती है. और but the plant need nitrogen for their survival, लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा लगती है उन्हें जीवित रहने के लिए. They cannot take nitrogen directly from the air. Bacteria that live in the soil root of some plant take nitrogen from the gas air and change it from some plant can use it. Oxygen is second most plentiful gas in the air. Human and animal take oxygen from the air as they breathe. Oxygen second most plentiful gas है air में. Human और animals take oxygen from their air. ये ह्यूमन और एनिमल दोनों ही ऑक्सीजन को हवा से लेते हैं जब वह सांस लेते हैं. ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट. इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब. ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के वक्त और इस वजह से ऑक्सीजन हवा में हमेशा रहती है. अगर हम कट करेंगे ट्रीज को तो ये जो बैलेंस है ऑक्सीजन का वह अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस
Green plant use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Human or animal release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by the human or animal seems to be equal to the amount used by the plant, which make a perfect balance. Carbon dioxide is another important gas. ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं खाना बनाते वक्त और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन. ह्यूमन और एनिमल रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड. हम सभी जानते हैं ह्यूमन और एनिमल छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल seems to be equal to the amount used by the plant, which make a perfect balance. और ह्यूमन और एनिमल जो छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वह अमाउंट पेड़ पौधों के बराबर का है. इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में इसका परफेक्ट बैलेंस रहता है. However, the balance is upset by the burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth, weather and climate. ये बैलेंस कब ख़राब हो जाता है, अपसेट कब हो जाता है? जब बर्निंग ऑफ फ्यूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि हम सच एज कोल एंड ऑयल को जला देते हैं तब. दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर. ये कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं. इसके वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ऊपर अफेक्ट करती है वेदर और क्लाइमेट दोनों. मेसोस्फीयर. This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometers. Meteorites burn up to this layer on entering from the space. ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की. इसकी हाइट अप टू 80 किलोमीटर्स है और यहाँ तक सब कुछ बर्न हो चुका होता है. ये एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से अंदर घुसते. थर्मोस्फीयर. In the thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 kilometers. The layer help in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. Thermosphere. In the thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. Ionosphere is a part of this layer. Ionosphere इसी लेयर का पार्ट है. It extend between, ये कितना दूर तक रहता है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है. और जब रेडियो ट्रांसमिशन की हमें जो वेव मिलती है, ये इसी लेयर से मिलती है. Exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. सबसे ऊपरी लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की, वो है exosphere. This layer has very thin air. इस लेयर में बहुत थोड़ी सी एयर होती है. Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. यहाँ से जो लाइट है हीलियम और हाइड्रोजन की, वो फ्लोट करती है स्पेस में यहीं पे. Next, weather and climate. Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from NX cricket fans speculating the fate of one day match? We have imagined our body to be a ratio and the mind is a speaker. Weather is something that fills with it the control knobs. Weather is this hour-to-hour, day-to-day condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represent this climate of a place. Now,
Do you understand why we have daily weather forecast? Weather मीन्स जो कि डे टू डे टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, आर टू आर चेंज होते रहते हैं, उसे हम वेदर कहते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ लिया है। अ प्लीजेंट हॉट और ह्यूमिड वेदर होने से हमें इरिटेबल फील होता है, और प्लेजेंट ब्रिजी मतलब बहुत हवा वाला मौसम होने से हम चेयरफुल रहते हैं, खुश रहते हैं और आउटिंग करने का मन करता है। वेदर एकदम ड्रामेटिकली होता है, जैसे कभी कैसा फेस ड्रामा में बनाते हैं लोग, कभी कैसा, ऐसे ही डे टू डे में वेदर भी चेंज होता रहता है। और क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, और कुछ समय तक एक ही जैसा वेदर चलता रहता है, लॉन्गर पीरियड, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हम लोग डेली फील करते हैं उसे कहते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, ये एयर कैसा, इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंज नॉट ओनली between day and night but also from season to season. Summer are hotter than winter. टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का चेंज न तो डे और नाइट में चेंज होता है, बल्कि सीजन से सीजन में भी चेंज होता रहता है। जैसे समर में इतनी गर्मी, विंटर में कम होती है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन। Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर एनर्जी। जैसे जैसे धूप की किरणें हमारे ऊपर आती है उसे हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, देयरफॉर the temperature decreases in the same manner. Now you understand why poles are converted with snow. If the earth temperature rises too high, it would become too warm from some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metals in building and asphalt of road get heated up during the day. The heat is released during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air, thus rises in the temperature of the cities. The temperature decrease in same manner. Now, हमें पता चल रहा है poles are converted with snow. If temperature is rises too high, अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, it become very बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जहाँ पे कुछ क्रॉप्स निकलती है। टेम्परेचर ऑफ सिटी मच हायर देन ऑफ द विलेज। सिटीज़ के टेम्परेचर विलेज के टेम्परेचर से हायर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेटल बिल्डिंग के बन रहे हैं, वहाँ की जितनी क्राउड है, गांव में उतना क्राउड नहीं होता है, उसका भी इफ़ेक्ट हमारे डेली लाइफ में पड़ता है। मेसोस्फीयर, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफियर. इट लाइज above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometers. Meteorites burn up to this layer on entering from the space. ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसकी हाइट अप टू 80 किलोमीटर्स है, और यहाँ तक सब कुछ बर्न हो चुका होता है ये एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से अंदर घुसते। थर्मोस्फियर, in the thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 kilometers. The layer help in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. Thermosphere. In the thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। Ionosphere is a part of this layer. Ionosphere इसी लेयर का पार्ट है. It extends between
ये कितना दूर तक रहता है? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। और जब रेडियो ट्रांसमिशन की हमें जो वेव मिलती है, ये इसी लेयर से मिलती है। एग्जोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज नोन एज एग्जोस्फीयर। सबसे ऊपरी लेयर जो है वो एटमोसफियर की, वो है एग्जोस्फीयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इस लेयर में बहुत थोड़ी सी एयर होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। यहाँ से जो लाइट है हीलियम और हाइड्रोजन की, वो फ्लोट करती है स्पेस में यहीं पे। नेक्स्ट, वेदर एंड क्लाइमेट। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी heard this from NX cricket fans speculating the fate of one day match. We have imagined our body to be a ratio and the mind is a speaker. Weather is something that fills with it the control knobs. Weather is this hour-to-hour, day-to-day condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make our one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represent this climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecast? वेदर मीन्स जो कि डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, आर टू आर चेंज होते रहते हैं, उसे हम वेदर कहते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ लिया है। अ प्लीजेंट हॉट और ह्यूमिड वेदर होने से हमें इरिटेबल फील होता है, और प्लेजेंट ब्रिजी मतलब बहुत हवा वाला मौसम होने से हम चेयरफुल रहते हैं, खुश रहते हैं और आउटिंग करने का मन करता है। वेदर एकदम ड्रामेटिकली होता है, जैसे कभी कैसा फेस ड्रामा में बनाते हैं लोग, कभी कैसा, ऐसे ही डे टू डे में वेदर भी चेंज होता रहता है। और क्लाइमेट, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, और कुछ समय तक एक ही जैसा वेदर चलता रहता है, लॉन्गर पीरियड, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. Temperature जो हम लोग डेली फील करते हैं उसे कहते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, ये एयर कैसा, इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर आर हॉटर देन विंटर। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का चेंज न तो डे और नाइट में चेंज होता है, बल्कि सीजन से सीजन में भी चेंज होता रहता है। जैसे समर में इतनी गर्मी, विंटर में कम होती है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर एनर्जी। जैसे जैसे धूप की किरणें हमारे ऊपर आती है उसे हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कन्वर्टेड with snow. If the earth temperature rises too high, it would become too warm from some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metals in building and asphalt of road get heated up during the day. The heat is released during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air, thus rises in the temperature of the cities. The temperature decrease in same manner. Now हमें पता चल रहा है poles are converted with snow. If temperature is rises too high, अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, it become very बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जहाँ पे कुछ
क्रॉप्स निकलती है। टेम्परेचर ऑफ सिटी मच हायर देन ऑफ द विलेज। सिटीज़ के टेम्परेचर विलेज के टेम्परेचर से हायर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेटल बिल्डिंग के बन रहे हैं, वहाँ की जितनी क्राउड है, गांव में उतना क्राउड नहीं होता है, उसका भी इफ़ेक्ट हमारे डेली लाइफ में पड़ता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एयर प्रेशर। You will be surprised to know that air above press us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air press us from all the direction and our body extract a counter pressure. Air pressure is defined as the pressure extracted by the weight of air on the earth's surface. As we go up the layer of the atmosphere, the pressure falls repeatedly. The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. In areas where the temperature is high, the air gets heated and rises. You will be surprised to know that एयर अबव द प्रेस अस अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। ये हमें जान के बहुत सरप्राइज होगा कि एयर हमें बहुत तेज फोर्स के साथ प्रेस करती है। इवन हम लोग इसे कभी कभी फील नहीं भी करते हैं, कभी कभी ऐसा लग रहा है हाँ बहुत तेज़ हवा होने से हमें इसका फील भी होता है। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द वेट ऑन एयर अर्थ सरफेस। ये कब डिफाइन कर सकते हैं? जब हवा बहुत तेज़ होती है अर्थ सरफेस पे, तब हमें लगता है कि हाँ ये हमें प्रेशर कर रही है। और वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर फॉल रिपीटेडली। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के जितनी लेयर्स होती है जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इन पर जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जाएंगे हमें फॉल्स गिरती भी रिपीटेडली दिखाई देगी। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल। एयर का प्रेशर हाईएस्ट कहाँ होता है? सी लेवल। और डिक्रीज कहाँ करती है? हाइट पे। बहुत ज़्यादा जितनी हम ऊपर जाएंगे एयर वहाँ पर कम होती जाएगी। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। और हवा किस तरह से हो सकती है? जैसे जैसे इन्फ्लुएंस्ड करता है टेम्परेचर, उसी के अकॉर्डिंग ही प्लेस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर एयर का होता है। इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज़ हाई, एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी skies and wet weather. In area having lower temperature, the air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sink the create a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny sky. The air always move from high pressure area to low pressure area. In area where the temperature is high, the air gets heated and rises. ये हम लोग जानते हैं, जैसे जैसे हवा तेज़ होती है, टेम्परेचर हाई होता है, एयर गर्म होती जाती है और ऊपर की तरफ उड़ती जाती है। इट क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। इससे क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर एरिया। और लो प्रेशर क्या बताता है? लो प्रेशर होने से बादल क्लाउडी हो जाते हैं और हमें बारिश का भी संभावना होती है कि हाँ बारिश भी आ जाएगी, ऐसा फील होने लगता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि एयर जो है वो जितनी ज़्यादा ऊपर जाती है बादल बन जाती है और फिर वही पानी भरकर नीचे आ जाती है। तो एयर हैविंग लो टेम्परेचर, एयर इज़ कोल्ड। अगर ठंडी होती है तो ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि एयर जब ठंडी होती है तो वो बहुत हैवी होती है और हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। हैवी एयर क्या होती है? सिंक होती जाती है और हाई प्रेशर एरिया बनाती है। हाई प्रेशर किसे कहते हैं? एकदम क्लियर और सनी स्काई को। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड।
You can see wind at work. It's blown dry leaves down from the pavement or uproot trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see the billow blowing away smoke or find the dust. At the time, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think you some other example when a strong wind have created. Problem of winds can be broadly divided into three types. First, the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. जब मूवमेंट होता है एयर का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, उसे हम विंड कहते हैं. और विंड वर्क इट ब्लो ड्राई लीव्स डाउन पेवमेंट ऑफ अपरूट एंड ट्री ड्यूरिंग द स्टॉर्म. ये जब हमें पता होती है कि जब विंड अपना वर्क शुरू करती है तो सूखी पत्तियाँ नीचे गिर जाती है, कभी कभी इतनी तेज़ आंधी आती है कि कुछ पेड़ गिर जाते हैं. समटाइम द ब्लो जेंटली, और कभी कभी आराम से धीमी धीमी हवाएं चलती रहती है. तो हर तरह की हवा होती है, जैसे कभी तेज कभी धीरी. एट द टाइम विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग, इट डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट. और जब हवा बहुत ज़्यादा तेज होती है तो हम उसके सामने से चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जिसे हम लोगों ने सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा. और कभी कभी बारिश आ रही हो, उस समय खूब तेज़ हवा चल रही हो, जिसे हम आंधी भी कह लेते हैं, वो खूब तेज़ चल रही हो, उस हवा के बीच में हम अपना अम्ब्रेला लेके नहीं वॉक कर सकते हैं. अम्ब्रेला पूरा टर्न हो जाता है और हमें उसको होल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है. तो इसे हम कहेंगे विंड. स्ट्रॉन्ग विंड हैव क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स. विंड थ्री टाइप्स की होती है. विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स. विंड को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: परमानेंट, सीजनल, लोकल विंड. फर्स्ट, परमानेंट विंड. द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज are permanently wind. These blow constantly throughout the year in a particular direction. The trade winds westerlize and easterlize. The permanent wind जो परमानेंटली होती है वो ब्लो करती है कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चलती रहती है. सेकेंड, सीजनल विंड. दिस विंड चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सीजन. फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया. जैसे जैसे मानसून इंडिया का चेंज होता रहता है, हमारी हवाओं का रुख भी चेंज होता रहता है. थर्ड, लोकल विंड. दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और अ ईयर इन अ स्मॉल एरिया. दिस ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड और डे. जो हवा हम कभी कभी बोलते हैं कि आज हवा बहुत तेज़ है, आज धीरी चल रही है, आज हवा नहीं है, ये है लोकल विंड. ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे, ये एक डे के अकॉर्डिंग रहता है. फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड नॉर्दर्न प्लांट ऑफ इंडिया? इट इज़ कॉल्ड लू. कभी कभी हमारे यहाँ लू भी चलती है गर्मियों में. ये हम अक्सर जानते ही हैं कि यहाँ पर लू चलती है. तो ये अलग अलग तरह की हवाएं होती है, वो लोकल होती है, जो जिस एरिया क्या होता है उसके अकॉर्डिंग चलती है. इसमें नेक्स्ट है साइक्लोन. नेचरफुल. उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया is prone to cyclone that originate in the Bay of Bengal on 17-18 October 1999. उड़ीसा ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया में है, आप सभी जानते ही हैं. और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से हवाएं चलती है. जो ये साइक्लोन कब आया था? 17 और 18 अक्टूबर को 1999 में, उसके बारे में बात हो रही है. अनदर सुपर साइक्लोन ऑकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999. और इन द सेम ईयर एंड सेम मंथ 29 अक्टूबर को नेक्स्ट साइक्लोन आया था. द डिवास्टेड larger portion of the state and damage caused were mainly due to three factors: wind velocity, rain and tidal surge. The wind up to the 260 km per hour lasted from over 36 hours. यहाँ पर ये तीन वजहों से यहाँ पर साइक्लोन आया गया था. और उसकी तीन मुख्य वजह क्या थी? पहली है हवा, सेकेंड रेन
and tidal surge. तो हवा इतनी तेज़ थी, 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी और 36 आवर तक चली. दिस हाई वेलोसिटी विंड this high velocity rain uproot the trees and damage the Kacha house rooftop of the several industry shed and other houses were also blown away. Power supply and telecom lines snapped completely. यहाँ पर इतनी तेज वो बारिश आने से कच्चे घर गिर गए थे, कुछ ऊपर की छतें भी टूट गई थी जो पुरानी थी. अच्छा, पावर सप्लाई और टेलीकॉम फैसिलिटी बंद हो गई. हैवी रेन ऑकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days. और हैवी रेन चलती रही साथ साथ में हवाओं के साथ में 3 दिन तक कंटिन्यूअसली, एकदम कॉन्स्टेंटली चलती रही. दिस रेन लेड द flooding the major river of Odisha. The cyclone wind caused the tidal waves and swept 20 km inland and brought massive destruction of coastal area. The 7 to 10 meter high tidal wave interrupted suddenly and caused massive damage of standing paddy crops. Tidal wave ये नीचे से चल रही थी और वह भी एकदम तुरंत चलने लगी और सडनली इसकी वजह से जितनी क्रॉप थी वो भी पूरी नष्ट हो गई. द साइक्लोन originated as a depression in the Gulf of Thailand near the east of Port Blair on 25 October 1999 and gradually moved in a northern westward direction. It intensified in a supercyclone hit area between Irasama and Balikunda in Odisha on 29 October at 10:30 am. The super cyclone swept and entire the coast of Odisha, including in the city of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns. About 13 million people were affected. A large number of livestock were killed. Standing crop of paddy, vegetables and fruit were heavily damaged. Due to salinization caused by the tidal surge, large tract of agriculture land have turned infertile. Larger tract of sal, teak and bamboo plantation have disappeared. The mangrove forest between Paradip and Konark vanished. इस साइक्लोन की वजह से बहुत नुकसान हुआ था. इंटायर उड़ीसा में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, इंक्लूडिंग भुवनेश्वर के सिटी, कटक जो वहाँ के मुख्य शहर है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी और उनकी वजह से बहुत सारे जानवरों भी मर गए थे. उसके बाद में जितनी भी वहाँ पर धान, सब्जी, फ्रूट, ये सब पूरे डैमेज हो गए थे और इसकी वजह से बहुत एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ था. वहाँ पे जितने भी तरह के साल के पेड़, ताक के पेड़, बैम्बू के पेड़ होते हैं वो सब एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे. मैनग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप, कोणार्क वेनिस्ड. और जो वहाँ की मैनग्रोव फॉरेस्ट है जो काफ़ी पॉपुलर है वो एकदम वेनिस्ड हो गई. मॉइस्चर. When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold and water vapor increase and so it become more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. Moisture. Moisture means second name moisture का humidity. When water evaporate, water जब evaporate होता है from land and different water bodies से, it become water vapor. वो भाप बनकर ऊपर जाता है. And moisture in the air at any time. और हवाओं में एक आर्द्रता सी बनी रहती है, एक ह्यूमिडिटी बन जाती है. When the air is full of water vapor, जब पूरी हवा पूरी तरह से एकदम भाप बन के उड़ती है, we call it a humid day. उसे हम पूरा कहते हैं humid day. As the air gets warmer, और जब हवा गर्म हो जाती है उसकी कैपेसिटी hold the water vapor increase, और वो वाटर वेपर को इंक्रीज करती है. सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, और ज़्यादा गर्मी करने लगते हैं और इसे हम ह्यूमिड डे कहते हैं. इसमें
क्लोथ्स को सूखने में टाइम लगती है। स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवापोरेट इजीली। पसीना देखिए आप बिल्कुल कैसे चिपचिप सा करेगा, मेकिंग अस अनकंफर्टेबल। हमें उस दिन एकदम यूं अनकंफर्टेबल फील होता है, न गर्मी लग रही होती है, न बहुत हवा नहीं लग रही है, ऐसा फील हो रहा होता है, तो इसे हम अनकंफर्टेबल डे कहते हैं। फिर when the water vapor rises, it start cooling. The water vapor condensed, causing formation of droplet of water. Cloud are just masses of such water droplets. When this droplet of water become too heavy to float in the air, then they come down as precipitation. When the water vapor rises, जब water vapor rises होता है, it start cooling, तब वो ठंडा होने लगता है। Water vapor condensed कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर कंडेंस जो होता है वो क्या करता है, पानी में बूंदे बनाना शुरू करता है। क्लाउड आर जस्ट मैसेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट, और क्लाउड्स के पास वहाँ इकट्ठा होता रहता है। दिस ड्रॉपलेट ऑफ बिकम टू हैवी, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्लोट इन एयर, और हवाओं में jet plane flying in the sky leave a white trail behind them. A moisture from their engine condense. We see trail of this condensed moisture from some time when there is no air movement to disturb it. Precipitation that comes down to the earth and liquid from is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plant help preserve water. When trees on hillside are cut, rainwater flow down and be a mountain and can causes flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the convectional rainfall, orogenic rainfall and cyclonic rainfall. जब गर्मी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती अर्थ पर, तो लिक्विड होने लगता है। इस लिक्विड फॉर्म को ही हम रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर में हम पानी रेन वाटर होता है। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर, और हिल स्टेशन साइड में जब ट्रीज को काट दिया जाता है तो रेन वाटर फ्लो डाउन एंड बी अ माउंटेन कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरिया, और उस समय में वहाँ पर रोकने का साधन नहीं होता है, तो वहाँ पर फ्लो डाउन हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, यहाँ पर रेनफॉल को भी थ्री टाइप्स में किया है: कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। रेनफॉल हमारे सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट के लिए भी एंड एनिमल के लिए भी। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस, ये लेकर आती है अपने साथ साफ पानी अर्थ सरफेस। इफ़ द रेनफॉल इज़ लेस, वाटर स्कैसिटी एंड ड्राउट ऑकर, अगर बारिश बहुत कम हो तो पानी की कमी या फिर सूखा भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड टेक प्लेस, अगर दूसरी तरफ पानी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो बाढ़ बन जाती है। ये चैप्टर की हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई।